नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है दोस्तों, जैन साहित्य का कुछ भाग रह गया था, तो आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फैक्ट है विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। अन्य रचनाएं हैं मल्लिनाथ महाकाव्य, अगली है पार्श्वनाथ चरित, अगली है कल्प निरूक्ति, उसके बाद है उपवेश माला का, अगली है उपवेश माला कहाण छप्पय। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं उनके काव्य। कवि के नाम इस प्रकार हैं। कवि हैं प्रज्ञा तिलक की रचना है कच्छुली रास, जो कि इसका रचना काल है 1306 ईस्वी। अगले कवि हैं देलहण के रचनाकार देलहण कवि की रचना है गै सुकमाल रास, इसका रचना काल समय है 14वीं शताब्दी। अगले कवि हैं सारमूर्ति की रचना है जिन पदमसूरी पट्टाभिषेक रास, पट्टाभिषेक रास, इसका रचना काल समय है 1333 ईस्वी। अगले कवि हैं अभयदेव सूर्य की रचना है जय तिहुआन। अगले कवि हैं चंद्रमुनि की रचना है पुराण शास्त्र। अगले हैं कवि कनकामर मुनि की रचना है करकंडचरी। कवि रणधि इनकी है रचना सुदर्शन चरिव। अगले कवि हैं जिन वल्लभ सूर्य, इनकी रचना है संगपटक। इसके बाद है योग चंद्र मुनि, जो कि ये प्रसिद्ध दोहाकार थे, इनकी रचना है योग चंद्र मुनि की रचना है योगसार। इसके बाद जिन दत्त सूर्य की रचना है चाचरी। और इसके बाद काल स्वरूप कुलक है इनकी रचना है। इसके बाद है एवरेश रसायन को उपदेश रसायन भी कहा जाता है। कवि हैं हरिभद्र सूर्य की रचना देख लेते हैं ललित बिस्तरा, धूर्ता आख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण। इसके बाद रेमीड़ा चरी। फिर कवि हैं सोमप्रभु सूर्य की कुमारपाल प्रतिबोध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है जिन पदम सूर्य की रचना है स्थूलिभद्र फागु। फिर हैं धर्मसूर्य की रचना है जम्ब स्वामी रासा। अम्बदेव सूर्य कवि, इनकी रचना है संघपति समरा रासा। अम्बदेव सूर्य की संघपति समरा रासा। राजशेखर सूर्य की रचना है नेमिनाथ फाग। इसके बाद दोस्तों फागु काव्य की शुरुआत करते हैं। फागु काव्य को देख लेते हैं। चलिए, फैक्ट है आदिकाल की रास परंपरा को ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फागु यानी कि वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फागु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। अगला फैक्ट, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फाग है, जो कि इसका रचना काल 1284 है। अगला फैक्ट, फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। प्रश्न आ सकता है फागु काव्य का क्या अर्थ है, तो आपका उत्तर होगा वसंत ऋतु का काव्य। अगला फैक्ट, जिनचंद सूरि में कितने छंद हैं? जिनचंद सूरि में 25 छंद है। अगला फैक्ट, श्रीथोलीभद्र फागु, जो कि इसको स्थूली फागु काव्य, स्थूलीभद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। अगला फैक्ट, श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने की है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर ने की है। अगला फैक्ट, श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ व राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई। इसमें दोस्तों नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। अगला फैक्ट, पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। अगला फैक्ट, वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं भी मिलते हैं। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं भी मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। अगला फैक्ट, माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। अगला फैक्ट, वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। आइए दोस्तों इसके बाद हम नाथ साहित्य को देख लेते हैं। चलिए, नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। प्रश्न आ सकता है नाथ पंथ कहाँ से शुरू होता है, तो आपका उत्तर होगा बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। अगला फैक्ट, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। अगला फैक्ट, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। अगला फैक्ट, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथन है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लेते हैं। नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है दोस्तों, हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ दोस्तों इसमें दिया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। हिंदी साहित्य में खट
खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। अगला फैक्ट, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो प्रश्न बनता है नाथ साहित्य का आरंभ किसने किया? तो यहाँ पर उत्तर होगा गोरखनाथ ने नाथ साहित्य का आरंभ किया। उत्तर सॉरी दोस्तों, अगला फैक्ट देख लेते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। प्रश्न बनता है कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। अगला फैक्ट, मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ तथा मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ तथा मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। अगला फैक्ट, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि मत्स्येंद्रनाथ के और अन्य नाम क्या थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। अगला फैक्ट, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला फैक्ट, राहुल सांकृत्य ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाथ साहित्य के बारे में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखनाथ बानी नाम से किया। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। अगला फैक्ट, गोरख बानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है शिष्य दर्शन, चौथा है प्राण संकली, इसके बाद नरवय बोध, इसके बाद है आत्मबोध, सातवां है अभय मात्रा योग, आठवां है 15 तिथि, नौवां है सप्तवार, 10वां है मच्छिंद्र, इसके बाद मच्छिंद्र गोरख बोध, इसके बाद है रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, 13वां है ज्ञान चौतीसा, 14वां है पंचमात्रा। अगला फैक्ट, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा है विराट पुराण, छठवां है गोरक्ष शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्धति, आठवां है योग चिंतामणि इत्यादि। अगला फैक्ट देख लेते हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। अगला फैक्ट, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न बनता है कि नाथों की संख्या कितनी थी? तो 9 मानी गई है। दोस्तों सिद्धों की यहीं पर देख लेते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। चलिए आगे देखते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो कि गोरखनाथ का ग्रंथ है, गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए गए हैं। चलिए नाथों को देख लेते हैं। पहले नाथ थे नागार्जुन, जड़ भरत,
इसके बाद हरिश्चंद्र, इसके बाद सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, जलंधर के बाद मल्लिकार्जुन। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए गए हैं। देख लेते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, चरपट के बाद जलंधर, जलंधर के बाद मल्लिकार्जुन आदि हैं। सॉरी दोस्तों। अगला फैक्ट, रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। ये हैं रामकुमार वर्मा के अनुसार। देख लेते हैं। आदिनाथ, दूसरे हैं मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे हैं गोरखनाथ, चौथे हैं गाहिड़ीनाथ, पांचवें हैं चरपटनाथ, छठवें चौरंगीनाथ, सातवें हैं ज्वालेंद्रनाथ, इसके बाद भरतनाथ और इसके बाद गोपीचंद नाथ। अगला फैक्ट, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। तो प्रश्न बनता है, आदिनाथ को शिव किसने माना है? आदिनाथ को परवर्ती, उत्तर होगा परवर्ती संतों ने आदिनाथ को शिव माना है। अगला, चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। अगला फैक्ट, चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ पूरन भगत नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अगला फैक्ट, नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। अगला फैक्ट, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्धों दोनों में गिना जाता है। दोस्तों, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। अगला फैक्ट, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। अगला फैक्ट, नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। अगला फैक्ट, नाथ पंथियों की भाषा साधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। अगला फैक्ट, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। अगला फैक्ट, मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। तो प्रश्न बनता है, मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम विष्णु शर्मा वास्तविक नाम था। इनकी लिखी संस्कृत रचना है। मत्स्येंद्रनाथ की रचना है काल ज्ञान निर्णय का संपादक प्रबोध चंद बागची ने किया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, रासो साहित्य को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं रासो साहित्य। और फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। अगला फैक्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। बीसलदेव के रचनाकार है नरपति नाल हैं। बीसलदेव के रचनाकार नरपति नाल हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यहाँ विद्वान प्रस्तोता मानने वाले हैं और क्या क्या शब्द दिया है यहाँ पर दिया हो। देखते हैं विद्वान, देखते हैं। गारसा दतासी ने राजसूय कहा है। इसके बाद हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश कहा है। इसके बाद नरोत्तम स्वामी रासक मानते हैं और कविराज श्यामल दास रहस्य मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन या रासो मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन या रासो मानते हैं।
नंदुलारे वाजपेयी रास मानते, रास से मानते हैं। व्युत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक मानते हैं। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक से मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक से मानते हैं। और इसके बाद गणपत चंद्र गुप्त रासक, इसके बाद रास या रासू या रासो से मानते हैं। आइए हम देख लेते हैं रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कवि का नाम है, कवि का नाम, उनकी रचना, उनका खंड या समय, उनमें उन रचनाओं में कौन सा रस प्रधान है, अध्याय हैं, भाषा भी देख लेते हैं, काव्य रूप। चलिए देख लेते हैं। कवि हैं दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। इसका समय है 9वीं सदी की रचना है। इसमें वीर रस प्रधान है। और भाषा की बात करें तो इसमें राजस्थानी भाषा में ग्रंथ है। ये प्रबंध काव्य है। इसके बाद नरपतिनाल की रचना है बीसल देव रासो। इसका रचना काल समय 1212। इसमें संगार रस पाया जाता है। इसमें खंड हैं, चार खंड हैं। और ये वीर गीत है। अगले देख लेते हैं जगनिक कवि की रचना है परमाल रासो, जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, परमाल रासो को चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया था। चलिए, इसका समय है 1230 ईस्वी। इसमें वीर रस प्रधान है। और ये भी वीर गीत काव्य रूप है। और इसको दोस्तों वर्षा ऋतु में अधिकतर गाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं चंबरदाई कवि की रचना है पृथ्वी राज रासो। इसमें वीर रस है। और इसमें 69 समय पाया जाता है। दोस्तों, ये खंडों को इसमें समय कहा जाता है। ये डिंगल भाषा में है। ये भी प्रबंध काव्य है। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने चंबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। और उनकी रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना है। चलिए, इसके बाद केदार भट्ट की रचना जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। इसका रचना काल है 1224 ईस्वी। ये है वीर रस में रचित रचना है। ये है प्रबंध काव्य। इसके बाद देख लेते हैं मधुकर भट्ट की रचना जयमयंक जस चंद्रिका। मधुकर भट्ट की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। इसका रचना काल है 1243 ईस्वी। ये भी प्रबंध काव्य है। और इसके बाद देख लेते हैं सारंगधर की रचना है हमीर रासो। इसके बाद नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। ये भी वीर रस में है। इसमें 42 छंद पाए जाते हैं। ये वीर गीत है इसमें। इसके बाद श्रीधर की रचना है रणमल। इसका रचना काल है 1454 ईस्वी। और ये भी वीर रस प्रधान है। इसमें 70 छंद पाए जाते हैं। ये डिंगल भाषा में है, डिंगल शैली में है। इसमें भी ये भी वीर गीत है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका पृथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंबरदाई को ही कहा जा सकता है। इनके भी अनुसार चंबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंबरदाई को ही कहा जा सकता है। अगला फैक्ट, पृथ्वी राज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद हैं, जो कि आगे दिए हुए हैं।
प्रमाणिक मानने वाले और अप्रमाणिक मानने वाले और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। चलिए देखते हैं हम प्रमाणिक मानने वाले। इस प्रकार हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णु लाल पंड्या और इसके बाद कर्नल टांड, ये सब प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वुलहर और मुरारी दान, ये अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, ये सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य छंद है निम्न है, जो कि कवित्व, छप्पर, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा या आर्या, गाहा और आर्या। चंद्रदाई को छप्पर का विशेषक माना जाता है। चंद्रदाई को छप्पर छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। अगला फैक्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला फैक्ट, डॉक्टर वुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक घोषित किया। इसके बाद अगला फैक्ट, पृथ्वीराज रासों को चंद्रदाई के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया। तो प्रश्न बनता है चंद्रदाई के पुत्र का क्या नाम था? तो उत्तर होगा चंद्रदाई के पुत्र का नाम जलहड़ था। इन्होंने पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किया था। अगला फैक्ट, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, ये पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला फैक्ट, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपतिनाल कृत बीसलदेव रासों में मिलता है। तो प्रश्न बनता है 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर होगा 12 मासा का वर्णन नरपतिनाल की रचना बीसलदेव रासों में मिलता है। अगला फैक्ट, कयामास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। कैमास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। दोस्तों, इसमें खंड को समय मतलब सर्ग को इसमें पृथ्वीराज रासों में समय नाम दिया गया है, जो कि इसमें 69 समय पाए जाते हैं। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासों को स्वीकार किया है। अगला फैक्ट, परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। अगला फैक्ट, आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। परमाल रासों के बारे में है। परमाल रासों की रचना जगनिक नामक कवि ने किया है और इसमें परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। अगला फैक्ट, आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। गाइज, यदि हमारे वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो KK एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।